Hello students, welcome once again. Now let's start lecture 2 for the chapter Breathing and Exchange of Gases. Let's start students first of all with respiratory volumes and capacities. So in this first of all student we will start with tidal volume. Tidal volume is volume of air inspired or expired during a normal breathing. एक normal breathing में कितना volume हम air का inspire या expire करते हैं, that is called tidal volume. And student, it is about 500 ml in healthy man. So because we breathe 12 to 16 times per minute, so उस हिसाब से हमारा एक मिनट में जो वॉल्यूम एयर का हम इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग में, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6000 to 800 ml. सो टाइडल वॉल्यूम क्या है? जितना वॉल्यूम एयर का हम इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग. नेक्स्ट स्टूडेंट, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम IRV से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन. नॉर्मली तो हम 500 ml ही लेके जाते हैं, लेकिन अगर फोर्सफुल इंस्पिरेशन हम करते हैं तो उससे कितना और एक्स्ट्रा वॉल्यूम हम एयर का लेके जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और ये कितना रहता है अप्रोक्सीमेटली? दैट इज 2500 ml टू 3000 ml, दैट इज 2.5 लीटर से 3 लीटर के आसपास अगर लीटर में बात करें. सो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? कितना एक्स्ट्रा एयर टाइडल वॉल्यूम के अलावा हम इंस्पायर कर सकते हैं फोर्सिबली, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नेक्स्ट स्टूडेंट, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. उल्टा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन. फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम हम बाहर थ्रो कर सकते हैं एयर का, दैट इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम स्टूडेंट कितना रहता है? दैट इज अबाउट 1000 ml टू 1100 ml. सो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल कर सकते हैं फोर्सिबली आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन. और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर हम एक्सपायर कर सकते हैं बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन, और इसका वॉल्यूम कितना रहता है? इज अबाउट 1000 टू 1100 ml. नेक्स्ट स्टूडेंट, रेजिडुअल वॉल्यूम. रेजिडुअल वॉल्यूम को RV से रिप्रेजेंट करेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन. आपने बिल्कुल फोर्स से एक्सपायर किया, उसके बावजूद भी लंग्स में एयर रह जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम, और रिजर्व वॉल्यूम भी कहते हैं इसको. एंड इट इज अबाउट 1100 ml टू 1200 ml. सो दीज आर स्टूडेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. अब बात करेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज की. थोड़ा सा वॉल्यूम और कैपेसिटी में डिफरेंस समझते हैं स्टूडेंट. सपोज हमारे पास एक वाटर bucket है स्टूडेंट. So in that bucket student, suppose 50 liter water can come. So that is the capacity. But suppose at a time we have filled that bucket with 20 liter of water. So that is the volume. So volume in the bucket is 20 liter at that time. But capacity कितना है उस bucket का? That is 50 liter. So यही यहाँ पर हिसाब है. That is अभी हमने बात किया वॉल्यूम्स का, अब हम बात करेंगे कैपेसिटीज की. So first इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम IC से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट. सो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन. नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हम कितना एयर इंस्पायर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. तो स्टूडेंट इसमें क्या रहेगा? टाइडल वॉल्यूम प्लस जो हम एक्स्ट्रा फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं, दैट इज IRB. सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या रहेगा? TB प्लस IRB. सो TB की वैल्यू कितनी है टाइडल वॉल्यूम की? दैट इज 500. और IRB की मैक्सिमम वैल्यू कितना? IRB की रेंज है 2500 टू 3000. सो मैक्सिमम रेंज लेते हैं. सो 5000 प्लस 3000 कितना बन गया? दैट इज 3500 ml. सो हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी है? दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3500 ml. नेक्स्ट स्टूडेंट, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इसको हम EC से रिप्रेजेंट करेंगे. सो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन. सो इसमें वही हिसाब रहेगा स्टूडेंट. टाइडल वॉल्यूम में जो हम नॉर्मली एक्सपायर करते हैं दैट इज 500 प्लस जो फोर्सिबली हम एक्सपायर कर सकते हैं दैट इज 1100. तो मैक्सिमम रेंज है हमारी. सो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितना बन गया हमारा? 500 प्लस 1100 दैट इज 1600 ml. सो
रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था कि पॉसिबली एक्सपायर करने के बाद भी जो एयर लंग्स में रह जाते हैं, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है कि कितना एयर मैक्सिमम हम इंस्पायर कर सकते हैं, तो उसमें टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी क्या रहती है, कितना मैक्सिमम थ्रो कर सकते हैं, तो उसमें टाइडल वॉल्यूम प्लस दैट इज द एयर दैट वी कैन एक्सपायर फोर्सफुली, दैट इज ईआरबी। सो याद रखेंगे इक्वेशंस you have to understood in your mind, and the values that are here that should be kept in mind properly, because these are very important terms that can be asked in the exam in CBSE as well as in NEET. नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद जितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर है दैट इज योर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम तो आएगा ही, प्लस ईआरबी की वैल्यू भी इंक्लूड होगी। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बन गया हमारा ईआरबी प्लस आरबी, और टोटल वैल्यू कितना बना, दैट इज 2300 ml। नेक्स्ट स्टूडेंट, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मींस द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर a person can breathe in after a forceful expiration, or a maximum volume of air a person can breathe out after a forceful inspiration. So vital capacity में tidal volume आता है प्लस IRB प्लस ERB, और टोटल वैल्यू बन गई इसकी दैट इज 4600 ml, दैट इज अराउंड 5 लीटर। Next student, total lung capacity. Total lung capacity is total volume of air accommodated in the lung at the end of forced inspiration. So total lung capacity includes student vital capacity plus residual volume. So equation क्या बना, TLC is equal to TB plus IRB plus ERB. ये तो आ गया हमारा, that is vital capacity plus residual volume. So total value कितना बन गया, that is approximately 5800 ml, that is around 6 liter of air. So this is all about student of respiratory volumes and respiratory capacities. Next students, अब बात करते हैं एक बहुत ही important topic की, that is exchange of gases. Exchange of gases students occur at the two levels. First is at the level of alveoli and second at the level of body tissues. For understanding exchange of gases, let's take the help of diagram. So student, this structure, that is this rounded structure, this is the alveoli. What is it? It is alveoli. This is 1 minute, this structure, and this is our heart, and these are the body tissues. तो तीन चीजें समझनी है, ये ऊपर alveoli बनाए हैं, ये हार्ट है यहाँ पर, और ये बॉडी टिश्यूज है। And in 10th class, as we have already discussed about the heart, so heart has two sides, right side and left side. Left side always have oxygenated blood, so pink color blood supply is oxygenated blood supply, and this the blood supply on the other side, that is shown by the other color, that is of deoxygenated blood. So student, what is happening in this diagram? From the left side, from this side, here I am marking, from this side the oxygenated blood is going to from left ventricle to the body tissues. We have discussed this in 10th standard. So at the level of body tissues, what happened? Blood has given oxygen to the body tissues, and what they have taken back, that is carbon dioxide. And carbon dioxide जब जमा होगी ब्लड के अंदर, तो ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीनेटेड। एक बार दोबारा समझते हैं, ये यहाँ पर ये लेफ्ट वेंट्रिकल है स्टूडेंट, एरोटा के थ्रू, ये एरोटा है हमारा, दिस इज एरोटा, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये दिस इज एरोटा. सो एरोटा इज कैरिंग oxygenated blood to the body. So here we have written systemic arteries. Systemic arteries वो arteries होते हैं जो बॉडी को ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जा रही है. तो जब टिश्यू लेवल पे पहुंचा ब्लड, तो क्या हुआ, टिश्यूज ने ऑक्सीजन ले ली, बदले में क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीनेटेड.
तो यहाँ पर एक एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है स्टूडेंट. दिस इज सेकंड लेवल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, दैट इज एट द लेवल ऑफ टिश्यूज. टिश्यूज के लेवल पे क्या हुआ, ब्लड में से ऑक्सीजन टिश्यू में चलेगी और टिश्यू में से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ गई. अब ये ब्लड वापस आ गया आपका, पहले राइट ऑरिकल में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज को लेके जाएगी एल्विलाई में, लंग्स में. अब लंग्स में यहाँ पर हम देखें, यहाँ जो मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर अब सेकेंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा जो ब्लड से आया, दैट विल मूव इनटू द, वो कहाँ जाएगा, एल्विलाई में जाएगा, और बदले में ब्लड में क्या आएगा, ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्विलाई. तो ये पहला एक्सचेंज ऑफ गैस है स्टूडेंट हमारा. दिस इज पहला, दिस इज फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैस. आई एम राइटिंग हियर फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज फर्स्ट. एंड सेकेंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां हो रहा है हमारा, दैट इज एट द लेवल ऑफ टिश्यूज. सो दोनों में उल्टा हो रहा है. फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैस में क्या हो रहा है स्टूडेंट, एल्विलाई के लेवल पे ऑक्सीजन एल्विलाई से ब्लड में आ रही है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में जा रही है. और सेकेंड लेवल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस में देखें तो ब्लड से ऑक्सीजन इज मूविंग इनटू द बॉडी टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू इज मूविंग इनटू द ब्लड. सो ये हमें समझना है स्टूडेंट अब कैसे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस में स्टूडेंट जो मेन रोल है दैट इज ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये पार्शियल प्रेशर्स क्या होते हैं, पार्शियल प्रेशर मींस अब एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है. सो एक पर्टिकुलर गैस कितना का अपना कितना प्रेशर है उस ओवरऑल एयर में, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर. और पार्शियल प्रेशर को हम पी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी ये 104, 40 ये पार्शियल प्रेशर्स की वैल्यू है, बिकॉज साथ में क्या लिखा है, एम एम मर्करी. एम एम मर्करी हम पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं. तो पी लिखा है साथ में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के. पी रिप्रेजेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो स्टूडेंट प्रेशर ग्रेडियंट और पार्शियल प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है यहाँ. एल्विलाई से समझना शुरू करते हैं. एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. और स्टूडेंट जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लेके आई बॉडी टिश्यू से, उसका जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो ये वैल्यू है, दैट इज 45 mm ऑफ मर्करी. तो 45 mm ऑफ मर्करी अब का जो प्रेशर है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं. ऑक्सीजन के केस में क्या है, जो ब्लड आ रहा है बॉडी टिश्यू से उसका पार्शियल प्रेशर कितना, दैट इज 40 mm ऑफ मर्करी. अब ये पहले हार्ट में गया ब्लड, फिर हार्ट से एल्विलाई के लेवल पे पहुंचा. एल्विलाई के लेवल पे जब ब्लड पहुंचा तो एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 104 mm ऑफ मर्करी. और जो ब्लड आया बॉडी टिश्यू से उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना, दैट इज 40 mm ऑफ मर्करी. तो क्या होगा, अब हाई पार्शियल प्रेशर से ऑक्सीजन लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाएगी, मतलब ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम द एल्विलाई इनटू द दिस ब्लड. और ब्लड में जब आ जाएगा ऑक्सीजन तो ब्लड क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा. अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था पार्शियल प्रेशर यहाँ पर, दैट इज 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जबकि एल्विलाई के अंदर कितना, दैट इज 40 mm ऑफ मर्करी. तो अब यहाँ क्या होगा, जब एल्विलाई के लेवल पे ब्लड पहुंचेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर दैट इज 45 mm ऑफ मर्करी से कहाँ जाएगा, दैट इज ऑफ 40 mm ऑफ मर्करी की साइड. तो उल्टा हो रहा है, ऑक्सीजन ब्लड में आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्विलाई में जा रहा है. अब बॉडी टिश्यू के लेवल पे देख लें, बॉडी टिश्यू के लेवल पे जब ब्लड पहुंचा तो उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था, दैट इज 95 mm ऑफ मर्करी, जबकि बॉडी टिश्यू में इसका पार्शियल प्रेशर दैट इज अप्रोक्सीमेटली 40 mm ऑफ मर्करी. तो ब्लड से जहां पर पार्शियल प्रेशर ज्यादा ऑक्सीजन का, इट इज मूविंग टू द बॉडी टिश्यूज. और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उल्टा हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बॉडी टिश्यू में कितना है, दैट इज 45 mm ऑफ मर्करी. और ब्लड जो आया ऊपर से उसमें कितना था, दैट इज 40 mm ऑफ मर्करी. तो वहां उल्टा हुआ. तो ये पार्शियल प्रेशर का ही सारा रोल है, कैसे गैसेस कहां से कहां जाएंगे. तो एल्विलाई के लेवल पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एल्विलाई से ब्लड में जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्विलाई में जा रही है. और बॉडी टिश्यू के लेवल पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ब्लड से बॉडी टिश्यू में जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी टिश्यू से
ब्लड में जा रही है। सो ये चीजें अगर आपको समझ आ गई तो योर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टॉपिक इज क्लियर। नाउ स्टूडेंट लेट्स सी द थ्योरी पार्ट। सो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, एल्ब्यूलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्राइमरी साइट है यानी कि ऑल ओवर साइट है, एक और साइट भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, वो कौन सा है, दैट इज टिश्यूज। और मेन साइट कौन सा है, दैट इज एल्ब्यूलाई। So exchange of gases between alveoli and blood in lungs and between blood and tissues is the result of difference in partial pressure। जो मैंने बात आपको बताई of the respiratory gases, और दो ही गैसेस की मेन बात करेंगे यहाँ पर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है पहले लेवल पे चाहे दूसरे लेवल पे, ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू डिफरेंसेस इन द पार्शियल प्रेशर। अगर पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस नहीं रहेगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी नहीं होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। और जो फोर्स, जो ताकत जो रहेगी, जो हेल्प करेगी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, जो प्रोसेस, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन, एंड दैट इज मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दैट इज डिफ्यूजन कैसे होगा, फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर साइड टू लो पार्शियल प्रेशर साइड। नेक्स्ट स्टूडेंट, solubility of gases as well as the thickness of the membrane that is involved in diffusion। वो मेम्ब्रेन जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जगह पे इन्वॉल्व हैं और गैसेस की सॉल्युबिलिटी, ये भी अफेक्ट करेंगी रेट ऑफ डिफ्यूजन को। अकेला पार्शियल प्रेशर यस इज अ मेन फैक्टर, बट दो फैक्टर और रह सकते हैं, सब फैक्टर, कि किस गैस की कितनी सॉल्युबिलिटी है, प्लस जो एरिया है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, वहां पर मेम्ब्रेन्स की थिकनेस कैसी है। जहां भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना होता है वहां पर मेम्ब्रेन की थिकनेस कम से कम होनी चाहिए ताकि डिफ्यूजन इजिली हो। तो पार्शियल प्रेशर के अलावा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन भी मैटर करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्ब्यूलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगा ऑक्सीजन के लिए, वो पहले एल्ब्यूलाई से ब्लड में और फिर टिश्यू के लेवल पे ब्लड से टिश्यूज में। और सिमिलरली डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्ब्यूलाई इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्रेशर ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल उल्टा रहेगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के केस में एल्ब्यूलाई से पहले ब्लड में आई, फिर ब्लड से बॉडी टिश्यू में गया। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कार्बन डाइऑक्साइड पहले ब्लड में आएगी, फिर ब्लड से एल्ब्यूलाई में जाएगी, एल्ब्यूलाई से एक्सपिरेशन के थ्रू इट मूव्स आउट फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट स्टूडेंट, as the solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than oxygen, so the amount of carbon dioxide that can diffuse through diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher as compared to that of oxygen। सीधी सी बात है, अगर solubility चाहता है कार्बन डाइऑक्साइड का तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के मुकाबले ज्यादा स्पीड से डिफ्यूज होगी। सो व्हाट डज इट मीन्स, दैट कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी 20 to 25% आता है, तो इसका डिफ्यूजन भी, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वहां पर ऑक्सीजन के मुकाबले फास्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है वो 3 मेजर लेयर की बनी होती है। द थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्ब्यूलाई, अगर एल्ब्यूलाई के लेवल पे बात करें, the endothelium of alveolar capillaries and the basement membrane that is substance in between them। डायग्राम में समझते हैं, ये एल्ब्यूलाई हैं, दिस राउंडेड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एल्ब्यूलाई। और एल्ब्यूलाई में जो एल्ब्यूलाई की वॉल्स में ये सेल हैं, दीज आर स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। और स्टूडेंट ये ब्लड कैपिलरी है एल्ब्यूलाई के आसपास जिसमें ब्लड है। तो ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल्स होते हैं वो उनमें स्क्वेमस एंडोथेलियम से बनी होती हैं, और एल्ब्यूलाई की जो वॉल दैट इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, और बीच में जो स्पेस रहता है दिस इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसमेंट सब्सटेंस। सो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की 3 लेयर्स हैं। पहली थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्ब्यूलाई, देन द एंडोथेलियम ऑफ एल्ब्यूलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन देम। सो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जितना थिन होगा उतना ही डिफ्यूजन या एक्सचेंज ऑफ गैस का रेट ज्यादा होगा। Student, this is another important table that can help us to understand exchange of gases. In this table, first column has respiratory gases, that is 2 gases, oxygen and
carbon dioxide. Second is the pressure of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere, then at the level of alveoli, then at the level of blood when it is deoxygenated, and then at the level of blood when it is oxygenated, and lastly at the level of tissues. पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं स्टूडेंट. अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जबकि एल्विलाई में है 104. सो व्हाट हैपन, ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एल्विलाई ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, क्योंकि प्रेशर ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में ज्यादा है. फिर एट द लेवल ऑफ एल्विलाई क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जबकि जो ब्लड डिऑक्सीजनेटेड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कितना, दैट इज 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. तो अब क्या होगा, फाइनली एल्विलाई से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ब्लड में चली जाएगी, और ब्लड में जब जाएगी तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, सॉरी डिऑक्सीजनेटेड नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा. और ऑक्सीजनेटेड जब बन गया ब्लड, तो उसमें पार्शियल प्रेशर कितना है, दैट इज 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. सो ये 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी वाला जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को लेके जाएगा टिश्यूज में, और टिश्यूज में क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम था, दैट इज 40. सो फाइनली ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम द पार्शियल प्रेशर दैट इज फ्रॉम 95 टुवर्ड द 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी साइड. सो इस तरह से दिस इज अ डिफ्यूजन डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में टिश्यूज से शुरू करते हैं. टिश्यूज में 45 मर्करी प्रेशर था, तो ब्लड में आया बिकॉज पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट जो था दैट इज फ्रॉम द साइड ऑफ 45 टू 40. फिर जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ गया कार्बन डाइऑक्साइड तो ब्लड डिऑक्सीजनेटेड हो गया. फिर ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड में जब आ गया तो फाइनली पार्शियल प्रेशर कितना हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज 45. अब ये 45 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड गया एल्विलाई में, और एल्विलाई में पार्शियल प्रेशर था 40. सो फाइनली क्या हुआ, 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी वाली साइड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली गई, उस साइड जहां पर पार्शियल प्रेशर कम था. और फाइनली फिर एल्विलाई से कहाँ गई, इनटू द एटमॉस्फेयर. देखिए यहाँ पर एटमॉस्फेयर में कितना था पार्शियल प्रेशर, दैट इज 0.3. सो फाइनली इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से बाहर एटमॉस्फेयर में चली गई थ्रू एक्सपीरेशन. सो दिस इज द रोल ऑफ पार्शियल प्रेशर टू डिसाइड और टू सेंड gases in particular direction. Last point student क्या लिखा है यहाँ पर, that all the factors in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissues and that of carbon dioxide from tissues to alveoli. जितने भी फैक्टर हमारी बॉडी में हैं वो ऑक्सीजन को हेल्प करते हैं एल्विलाई से टिश्यूज की तरफ जाने में, और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से एल्विलाई की तरफ आने में, ताकि एल्विलाई से वो बाहर थ्रो की जा सके. So student, this is all about for this video lecture. In this video lecture we have discussed about the respiratory volume and capacities, and then a very important topic, that is exchange of gases. With this our this video lecture is completed. Take care. Thanks.